हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन डिटेल, दैट इज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम और प्रोटीन बच्चे, एंजाइम तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, पर प्रोटीन हमें डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अब जो हमारा मोड रहने वाला है ट्वेल्थ के एग्जाम का, दैट इज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सीखना होता है। तो इस फास्ट रिवीजन सीरीज में हम एक एक वो टॉपिक लेंगे जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोटीन्स होते क्या हैं। तो वर्ड प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। तो आपको याद रखना है कि ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना हुआ है, विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस का टॉपिक है बेसिकली ये जो हमारा प्रोटीन होता है, इसका मीनिंग है प्राइम इंपॉर्टेंस। नाउ ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये किसके पॉलीमर्स होते हैं? अल्फा। ये अल्फा है, अल्फा का सिंबल है, ए नहीं है, अल्फा है। ठीक है, अब बच्चे हमें समझना है अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स क्योंकि इसी से बना होता है प्रोटीन, इसका ही पॉलीमर है। तो पॉलीमर का मतलब होता है जब लार्ज यूनिट ऑफ अमीनो एसिड जुड़ती जाए जुड़ती जाए जुड़ती जाए, बहुत सारी यूनिट्स आपकी अमीनो एसिड के आपस में जुड़ती जा रही हैं जुड़ती जा रही हैं, तो हमारी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट से हमारा एक बेसिकली पॉलीमर बनता है। और पॉलीमर हमारा क्या होता है? एक तरह से बायोमोलिक्यूल है। तो अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो अमीनो एसिड्स होते क्या है? अमीनो एसिड कंटेन्स अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है, और इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वी जस्ट क्लासिफाई अमीनो एसिड इनटू डिफरेंट टाइप्स लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सो ऑन। है ना? तो अल्फा देखो क्या होता है बच्चे, जैसे आप ये यहाँ पे आप इस को देख रहे हैं पिक्चर को, तो इसमें आप देखो आर सी एच सी ओ एच। तो देखो ध्यान देना भाई, ये एक आपका ग्रुप है जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है आपका अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम जैसे अगर प्रायोरिटी देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो जो फर्स्ट कार्बन जिससे जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगा? ये अल्फा होता है। इससे नेक्स्ट हमारा बीटा, गामा, डेल्टा, सो ऑन। है ना? तो अगर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है उसी पे अगर आपका अमीनो जुड़ा होता है तो इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो सिंपल हम क्लासिफिकेशन इसको करेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जैसे ये चेन है 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा सी ओ एच ग्रुप लगा है, तो अगर NH2 तुम्हारा यहाँ लगा है तो हम इसे कहेंगे अल्फा। ठीक है, और अगर यहाँ लगेगा तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और ये डेल्टा हो गया। तो इस तरह इसका डेजिग्नेशन किया जाता है, राइट? तो अल्फा अमीनो एसिड मतलब जिसमें एक ही कार्बन पे आपको COH और NH2 दिखाई देगा, वो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। केवल अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपने क्या देखा यहाँ पे, प्रोटीन किसके पॉलीमर्स होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो जब तुम उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? हाइड्रोलाइज करने पे वो अल्फा अमीनो एसिड्स ही देंगे। तो ये बात जे की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नीट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो इसे याद रखना कि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। इसमें अदर फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, पर ये नेसेसिटी है कि एक COH और NH2 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोजीशंस। ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स। है ना? सारे जो अमीनो एसिड होते हैं उनके ट्राइवियल मतलब जो ओल्ड नेम्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड को या उसके सोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लो, ध्यान देना है आपको, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का नाम इस तरह से इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्वीट टेस्ट में होता है ना? इसका टेस्ट मीठा होता है, और ग्रीक में ग्लाइकोज का मतलब ही स्वीट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। टाइरोसिन, टाइरोसिन वॉज द फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज। टाइरोसिन को सबसे पहले चीज से बनाया गया था। तो इन ग्रीक टाइरोस का मतलब होता है चीज। तो बच्चे ये बिल्कुल ऐसे एरियाज है जहां से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बनते हैं, तो आपको इन एरियाज को नहीं भूलना है और इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड की टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। पर अगर मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आपको बेसिक तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए अमीनो एसिड्स के बारे में। जैसे ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन में आपको पता है, तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हमने ये लिखा है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। मतलब अगर मान लो मैं कहूँ कि ये CH है, ठीक है, ये CH है, और इससे तुम्हारा यहाँ पे COH लगा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारा ये NH2 है। अगर ये तुम्हारा R जो है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर ये R हमारा H है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम R को वेरी करते जाएं, अगर R हमारा H है तो ग्लाइसिन है, CH3 है तो एलेनिन है, और अगर हमारा यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो वेलिन है, और अगर हमारे पास ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है तो हमारा ये ल्यूसिन है। तो ये सो ऑन हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर आपको इनको और अच्छे से डिटेल में समझना है बच्चे, तो मैंने जेई सीरीज में इनको अच्छे से ट्रिक वाइज समझाया भी है, तो आप वहाँ पे अमीनो ग्रुप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर क्लास 12,
आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या जनरल फॉर्मूला है, कैसे हैं, और इसमें कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे हम अमीनो एसिड्स को 2 कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं। एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल बच्चे वही चीज़ है, हम भी अगर हम नॉर्मली देखें तो जो चीज़ हमें हमें मुश्किल से मिलती है वो चीज़ हमारे लिए एसेंशियल हो जाती है, और जो चीज़ हम सिंपली ईजिली मिल जाती है वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं रहती है ना। ये जनरल हम समझते हैं बात को। तो नॉन एसेंशियल का मतलब होता है जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर लेती है उसे हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। दोज विच कैन बी सिंथेसाइज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जो आप स्टार मार्क देख रहे हैं, तो जो स्टार मार्क है आपके सारे स्टार मार्क आपके जो होते हैं वो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसको हम सिंपली ट्रिक से भी याद करते हैं, पीवीटी टिम हॉल, ठीक है, पीवीटी टिम हॉल। एटलीस्ट आपको ये जरूर से देख लेने हैं कि कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है, ये अच्छे से देख लेना। P स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल एलेनिन है। फिनाइल एलेनिन हमारा यहाँ पे 16 दिखाई दे रहा है। V स्टैंड्स फॉर वेलिन, वेलिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। T हो गया आपका थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइजिन एंड ल्यूसिन, ठीक है। तो ये बच्चे आपको पढ़ना है, इस ट्रिक को ही याद कर लो। अगर तुम्हें कोई वो है तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। तो लेट अस मूव हेड। इससे ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं ले सकते बिकॉज इट इज़ अ फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो इस केस में हमें पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करना है शॉर्ट टाइम में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे, अगर मैं अमीनो एसिड्स के बारे में बात करूँ तो अमीनो एसिड को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाया गया है कि अमीनो एसिड्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहली चीज़, ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। वाटर सॉल्युबल क्यों होंगे? क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें COH ग्रुप भी है और इसमें NH2 ग्रुप भी है, राइट। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और वाटर सॉल्युबल है। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं एंड बिहेव लाइक सॉल्ट। तो जब भी आपको पता है कहीं पे अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखता है तो वहाँ पे उनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होंगे तो वो उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हाई होंगे, ठीक है। तो याद रखना है इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं रादर देन सिंपल अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप है, ये इसमें एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप होने की वजह से क्या किस तरह से बिहेव करेंगे? दे विल बिहेव लाइक सॉल्ट, ठीक है। तो दोनों तरह से बिहेव करेंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक्वस सॉल्यूशन में याद रखना है आपको, एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COH ग्रुप ये क्या करेगा? ये H+ को लूज कर देगा, तो ये क्या बना देगा? CO-, ठीक है। और जो अमीनो ग्रुप होता है ये एक बेसिक ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3+ में। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उस केस में तुम्हारे एक डाईपोलर आयन बनते हैं जिनको बोलते हैं ज्वेटर आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यूट्रल क्योंकि उसमें क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डाईपोलर आयन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साथ में प्रेजेंट होता है उसे डाईपोलर आयन बोलेंगे, और ज्वेटर आयन इसका स्पेसिफिकली नेम होता है। इन ज्वेटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, दे रिएक्ट बोथ विद द एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। आपने देखा ये H+ दे सकते हैं और ये मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कहने का मतलब है इनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों है, तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि ग्लाइसिन को छोड़ के ऑल नेचुरली एक्टिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस कार्बन इज एसिमेट्रिक, ठीक है। दे एग्जिस्ट बोथ इन D and L फॉर्म, ये D and L फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चे क्यों भाई, वाई? आप देखो जरा, आप यहाँ पे समझो इस पॉइंट को। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा अमीनो एसिड में ये कंडीशन होती है, और अल्फा अमीनो एसिड में अगर यहाँ पे R हमारा H है तो उस केस में ये एसिमेट्रिक नहीं रहता। अगर इसके अलावा कोई भी ग्रुप यहाँ लगता है तो ये कार्बन क्या हो जाता है? एसिमेट्रिक। मतलब इफ R इज नॉट H लाइक ग्लाइसिन, अगर मैं ग्लाइसिन के केस को हटा दूं तो ये सारा कार्बन क्या हो गया? चारों आपके डिफरेंट ग्रुप्स लग गए कार्बन पे, तो ये कार्बन कैसा हो गया? एसिमेट्रिक। तो दैट्स वाई ये सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, D और L फॉर्म में, लेकिन जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चे? L होता है। ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, जेई में, तो इनको ध्यान रखना है आपको। अल अमीनो एसिड रिप्रेजेंट द राइटिंग बाय NH2। अगर किसी बच्चे को डाउट है, मैंने कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में भी बताया हुआ है कि अगर हम इसमें देखें तो जो L अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे हम वहाँ पे इनकी नेमिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे अमीनो एसिड्स में क्या करते हो? NH2 की पोजीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा
NH2 अगर तुम्हारा यहाँ पे लेफ्ट पे है देन विल कॉल इट एज L फॉर्म, ठीक है, ये L कन्फिगरेशन कहलाएगा। और अगर NH2 आपका राइट में है तो वो हमारा बेसिकली डी कन्फिगरेशन कहलाएगा। तो ये कन्फिगरेशन होता है बिल्कुल जैसे कि हम वहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट्स में OH को देखते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे NH2 को देखते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसे अच्छे से तैयार करो, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है ना, अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स करना है। तो बच्चे ध्यान दो, आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। किसके पॉलीमर हैं ये, अल्फा अमीनो एसिड्स के हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। उसमें कौन सा बॉन्ड था, रिकॉल करो, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था तो वहां पे आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ी थी। यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज बच्चे क्या होती है, ये एक अमाइड लिंकेज होती है जो कि NH2 और COH के बीच में फॉर्म होती है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इसे ध्यान दो, जो मैं बता रही हूँ आपको ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप, राइट, हमने ऐसे करके ले लिया। तो होता क्या है, यहाँ से इसका OH और इसका H यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा कौन सा ग्रुप बनता है, हमारी अमाइड लिंकेज बनती है, ठीक है, हमारी अमाइड लिंकेज बनती है। तो दिस लिंकेज इज नोन एज अमाइड लिंकेज, ठीक है। अब लेकिन यही अमाइड लिंकेज जब दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनेगी, मतलब दिस इज वन अमीनो एसिड एंड दिस इज सेकेंड अमीनो एसिड, ठीक है, तो जब इनके बीच में अगर हमारा ऐसे एक अमीनो एसिड का OH दूसरे अमीनो एसिड के अमीन से रिएक्ट करेगा और वाटर यहाँ से रिमूव होगा और इस CONH लिंकेज बनेगी, नाउ इट इज नॉट अमाइड, इट इज नेम्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स और चीजों को रिलेट करना सीखो। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज होती है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। इसी तरह दो अमीनो एसिड के बीच में जो अमाइड लिंकेज होती है उसे हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेजिड्यू, एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें मोर देन 100 अमीनो एसिड्स रेजिड्यू होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 U से ज्यादा होता है, उसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब आप सोचो इसका क्या मतलब है, जैसे आपको मैंने कहा कि दो अमीनो एसिड के बीच में से एक H2O निकल गया तो तुम्हारा अमाइड लिंकेज बनेगी। तो बेसिकली हमारे क्या हो गया, दिस मॉलिक्यूल विल बी नेम्ड एज डाइपेप्टाइड। जब तीन अमीनो एसिड यूज होंगे तो ट्राई, चार हो जाएंगे तो टेट्रा। इस तरह हम डिफरेंट नेम्स इनको देते हैं, लेकिन अगर हमारे जब अमीनो एसिड्स के नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें मोर देन 100 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं और जिसका मोलर मास आपका 10,000 U से ऊपर हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो एक प्रोटीन होता है, ठीक है। आप समझो, इसे कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। नाउ पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर, अब ऐसा नहीं कि कंडीशन हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया, कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अमीनो एसिड लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन if they ordinarily have well defined conformation of a protein such as insulin। तो इंसुलिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है, सॉरी प्रोटीन होता है जिसमें 51 अमीनो एसिड होता है। अभी हमने क्या बोला, मोर देन 100, लेकिन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन इसका जो कन्फिगरेशन स्ट्रक्चर होता है वो पूरा बिल्कुल सिमिलर होता है प्रोटीन की तरह। तो फिर तो भी ये प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51। तो क्वेश्चन बन सकता है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसके बाद पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस से मतलब फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल। तो सबसे पहली चीज समझो कि अगर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है तो हमारा क्या हो जाता है, वो फाइब्रस कहलाएगा। अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल बोलते हैं हम इसको, तो स्फेरिकल है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब अच्छा समझो इसे, जैसे फाइबर लाइक है तो इसमें आप ध्यान रखो, अगर हम अपने डेली लाइफ में इनके एग्जांपल सोचे तो इसमें आता है मायोसिन। क्या आता है भाई इसमें, मायोसिन और किरेटिन। किरेटिन मतलब आपके बालों में हम लोग करते हैं, हेयर्स में किरेटिन कराया जाता है, किरेटिन प्रोटीन होती है हेयर्स में। अब हेयर्स के नेचर को सोचो, हेयर कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल। तो बच्चे तीन चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कि इनका स्ट्रक्चर फाइबर लाइक होता है, थ्रेड लाइक होता है, तो इन्हें फाइब्रस बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल मायोसिन और किरेटिन है। और सिंस इट इज रिलेटेड विद द हेयर तो आप याद रखो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इससे बियॉन्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, पर ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल वाटर में है और इनके एग्जांपल्स आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये स्फेरिकल है, सॉल्युबल। अब जो स्फेरिकल है और ये ग्लोबुलर लाइक है तो ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होते हैं और इनके एग्जांपल है इंसुलिन एंड एल्बुमिन। तो तीन पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ये किस तरह का इनका शेप होता है, इनके एग्जाम्पल क्या है और वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या
क्या है। तो पहले वाली की फाइब्रस इनसॉल्युबल है, ग्लोबुलर सॉल्युबल है। इसके एग्जाम्पल आपने देखे, दोनों के एग्जाम्पल याद करने हैं और इनका दोनों का बेसिकली आपको याद करना है किस तरह का शेप होता है। लेट अस मूव अहेड नाउ, स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ प्रोटीन्स। अब बच्चे जो प्रोटीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर और शेप होता है, हम इसको 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स में अंडरस्टैंड करते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शियरी और चौथा होता है आपका क्वाटरनरी। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अभी आपने देखा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? जिसमें हमारे पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी होती है? जिसमें हमारे मोर देन 10 हमारे क्या होते हैं? मोर देन 10 हमारे अमीनो एसिड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। और जब इसके पॉलीपेप्टाइड के मोर देन 100 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी होती हैं, तो हमारा प्रोटीन बनता है। तो कहने का मतलब है, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वो जो अमीनो एसिड्स हैं उसका सीक्वेंस क्या है। अभी आपने डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स देखे, वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, मतलब किस ऑर्डर में प्रेजेंट है। जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में पर्ल कैसे प्रेजेंट है, कहाँ पे कौन सा उसका ऑर्डर है, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे व्हाइट है। तो वो जो सीक्वेंस होता है ना किसी भी स्ट्रिंग में अमीनो एसिड का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से याद रखेंगे। अगर इसमें कोई चेंज होता है बच्चे, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज होने का मतलब है प्रोटीन ही डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी। If any change in the primary structure, it will create a different protein. Now we need to understand secondary structure. वो क्या होता है? इसको हम शेप कहते हैं। शेप का मतलब इन विच अलोंग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। तो जो हमारा बना है बेसिकली, तो हमारा किस शेप में, जैसे मान लो अमीनो एसिड्स हैं, अब उनका शेप क्या उसने असाइन किया। तो नाउ हम समझते हैं इसमें, देखो क्या है। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो 2 तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। These structure arise due to regular folding of the backbone of polypeptide chain due to hydrogen bonding. Remember this point, very very important. बिटवीन CO कार्बोनिल ग्रुप जो है और आपका NH ग्रुप जो है, उसके बीच में बेसिकली क्या हो जाती है? यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थॉरली हियर। जैसे कि मान लो, देखो, एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट होता है। एक्सक्यूज मी। तो देखो, इसमें एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करूं तो अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या है? देखो, ये CO ग्रुप जो है, ये जो हमारा इस तरह लूप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल बनता है। तो ये जो CO है, ये दूसरे जो टर्न है उसके NH से बॉन्डिंग बना रहा है। किस तरह की बॉन्डिंग बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जस्ट रिमेंबर दिस। तो जब वो स्पाइरल शेप ले लेगा तो इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। और जब वो ऐसे करके शीट फॉर्म में होता है, जब वो शीट फॉर्म में जुड़ता है, ऐसे 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 करके शीट फॉर्म में जुड़ेगा, देन इट इज नेम्ड एज बेसिकली बीटा प्लेटेड शीट। तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो और ये समझ में आना चाहिए। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल द पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू with NH group of each amino acid residue हाइड्रोजन बॉन्डेड टू CO ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट टर्न। तो एक CO दूसरे टर्न के NH से जुड़ता है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है? ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट, ऐसे खिंच जाती है, ये एक्सटेंशन बनाती हैं और एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होती हैं। और ये हमारा बेसिकली एक ड्रेपरी मतलब क्लोथ में जैसे हम फोल्डिंग करते हैं कि एक एक क्लोथ लिया, उसमें फोल्डिंग करी, फिर दोबारा फोल्ड किया, फिर तिबारा फोल्ड किया। तो ये जो फोल्डिंग होती है उससे रिजेंबल करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है वो हमारा कहलाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बच्चे क्या होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग करके एक पर्टिकुलर जो शेप एज्यूम होती है वो हमारी क्या कहलाती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाती है। जैसे कि मतलब अभी हमने पढ़ा था 2 मॉलिक्यूलर शेप्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था, एक था फाइब्रस और एक था ग्लोबुलर। तो जब वो टर्शियरी स्ट्रक्चर जब आ जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनली बनता है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, जो भी आपने सिंपल सीखा है। अब यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइट करके मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइजेज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन डर वॉल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ध्यान रखना कौन कौन से बॉन्ड्स यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन डर वॉल्स and electrostatic forces of attraction. Now we need to understand quaternary structure. Some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chain refer as some unit. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बने होते हैं 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से, जिनको हम लोग बोलते हैं सब यूनिट्स। और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स
विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब ओवरऑल और ज़्यादा फोल्डिंग होके और जिस तरह से हमारी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं एक दूसरे के साथ अरेंज होती है तो हमारा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। लेट अस चेक दिस बाय स्ट्रक्चर। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाया गया है, तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग हो गई तो क्या हो गया, अल्फा हेलिकल फॉर्म में आ गया, ये तो हमारा हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर ये ओवरऑल फोल्डिंग हो गई और ज्यादा फोल्डिंग हो गई तो टर्शरी स्ट्रक्चर, और दो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में यहाँ पे इंटरमिक्स हो गई तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये इन्होंने जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो आपको बेसिक वे में समझना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा जाता है, व्हाट इज डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, व्हेन अ प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। तो अगर उसमें कोई फिजिकल चेंज करते हैं, फिजिकल चेंज से मतलब टेम्परेचर में चेंज, कोई केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, तो जो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वजह से क्या हो जाता है, जो ग्लोब्यूल्स थे वो अनफोल्ड हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चेन ऐसे करके कॉइल्ड फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अनफोल्ड हो जाएंगे। और हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, तो ये क्या हो जाते हैं, ये अनकॉइल्ड हो जाते हैं और अनकॉइल्ड होने की वजह से प्रोटीन क्या करती है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देती है और इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज करने को बोलते हैं हम लोग डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डिनेचर्ड हो जाना मतलब अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लूज कर देना, तो उसे बोलते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये चीज मैंने हाईलाइटेड पॉइंट ये दिया है यहाँ पे कि ड्यूरिंग डिनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट। कई बार पूछा जाता है ये, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट मतलब नहीं चेंज होगा और केवल हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना या फिर एग का कोगुलेट हो जाना, ये एग्जाम्पल आते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। तो बिल्कुल अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। नेक्स्ट बच्चे, एंजाइम एक टॉपिक है, इसको सेपरेट टॉपिक में भी रखते हैं लेकिन मैंने साथ में इसलिए डाला है क्योंकि एंजाइम एक्चुअली होते क्या हैं, ये प्रोटीन्स ही होते हैं। दे आर प्रोटीन्स दैट कैटेलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे कैटलिस्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो कैटेलाइज करते हैं वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंजाइम की तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, तो इनको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई पूछे बायो कैटलिस्ट क्या है तो ये एंजाइम है। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एक्चुअली ये कैटलिस्ट की तरह ही होते हैं। तो ये नेचर इनका वही है, तो ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं और कैटेलाइज ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं। दे आर यूजली नेम्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट और क्लास ऑफ सबस्ट्रेट एंड समटाइम्स आफ्टर द पर्टिकुलर रिएक्शन। देखो भाई, जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल दिया है, माल्टोज है और माल्टोज को अगर हम जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनते हैं, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में भी सीखा था। तो इसको जो एंजाइम कैटेलाइज करता है उसका नाम है माल्टेज। मतलब इन्होंने सिंस वो माल्टोज को ही हाइड्रोलाइज कर रहा है तो उसका नाम क्या रख दिया, माल्टेज। तो कह रहे हैं सिंपली इनको नेम किस तरह से करते हैं कि जो सोर्स है उसके बेसिस पे या फिर जो रिएक्शन हो रही है उसके टाइप के बेसिस पे। जैसे यहाँ लिखा है एंजाइम्स यूज टू कैटेलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। और हर एंजाइम के नाम के पीछे लगा दिया जाता है एज। तो बच्चे इस तरह से आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एंजाइम के बारे में पता होनी चाहिए कि ये भी एक तरह से प्रोटीन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको सिंपली बताना चाहूंगी कि इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स हैं क्या और वो किससे बने हैं, अमीनो एसिड्स बेसिक आपको ये पता होना चाहिए, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, अमीनो एसिड्स के फीचर्स। तो ये टॉपिक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर क्लास 12th। इवन मैं कहूँगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इनफ है। तो फाइनली मैं बस यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सिंपल एक टॉपिक ये दिया हुआ था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में बेसिकली इसके लिए भी हमें कम स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है बिल्कुल। और रिएक्शन ऑफ जैसे केमिकल कैटलिस्ट है उसी तरह इनका होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, ये रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इतनी होती है, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करते हैं 6.22 किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाती है 2.15 किलो जूल पर मोल, जब हम इस सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसको हम कैटेलाइज करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए एंजाइम और प्रोटीन्स के बारे में। सो विद दिस वी आर डन टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।